बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 और एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोआ का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एपी कम्प्लेक्शंस। हर बार की तरह हर टॉपिक में जैसे हम नाम का मतलब देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एपी कम्प्लेक्शंस का क्या मतलब है। एपी का मतलब एपिक्स से निकला है जिसका मतलब होता है टॉप या इंटीरियर, जबकि कम्प्लेक्शंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज या कम्प्लेक्स इनफोल्डिंग कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली एपी कम्प्लेक्शन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एपी कम्प्लेक्शंस में जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह, तो इनके इंटीरियर साइड पे विद इन द बॉडी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज या कम्प्लेक्स इनफोल्डिंग्स क्योंकि पाई जाती हैं। उन इनफोल्डिंग्स की वजह से, उन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज की वजह से इनको ये नाम दिया जाता है एपी कम्प्लेक्शंस। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल। इनका लाइफस्टाइल कैसा है? इट इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। पैरासिटिक प्रोटोजोआ से ताल्लुक़ रखने वाला ये बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें पैरासाइट या पैरासिटिक प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। सम ऑफ विच काज सीरियस डिजीज़। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही सीरियस बीमारियां या सीरियस डिजीज़ की वजह बनते हैं, ख़तरनाक बीमारियों की वजह बनते हैं। सच एज़ मलेरिया इन ह्यूमन, जैसा कि इंसानों में मलेरिया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQs बनता है कि मलेरिया काजिंग एजेंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एपी कम्प्लेक्शंस होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी लोकोमोशन। लोकोमोशन एपी कम्प्लेक्शंस में किस तरह होती है? दे लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन के लिए इनके अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करे। तो यहाँ ये भी MCQs बनेगा कि क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है लोकोमोशन के लिए एपी कम्प्लेक्शंस में या नहीं। अच्छा, अगर लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर किस तरह लोकोमोशन करेंगे? बट मूव बाय फ्लेक्सिंग, यानी ये क्या है, अपनी लचकीली बॉडी की वजह से ये लचकीली हरकत कर सकते हैं, लचकीली हरकत करते हैं या अपनी लचकीली बॉडी की वजह से मखसूस हरकत करते हैं। उस हरकत को फ्लेक्सिंग का नाम दिया जाता है, यानी एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इनकी मूवमेंट को फ्लेक्सिंग कहा जाता है। इसी फ्लेक्सिंग को ग्लाइडिंग भी कहा जाता है। और ग्लाइडिंग को हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर एक इंसान के बाजू और टांगें अल्लाह ना करे साइड पे कर दी जाए, उतार दिए जाएं और उसे कहा जाए कि वो हरकत करे, तो वो क्या है, अपने बाकी जिस्म के हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए हरकत करेगा अपने जिस्म को, क्योंकि कुछ ना कुछ लचक मौजूद है जिस्म में। तो ये जो जिस्म की हरकत होगी ये उसकी लचक की वजह से, ये लचकीलेपन की वजह से इसको हम फ्लेक्सिंग मूवमेंट का नाम देंगे। इसी से मिलती जुलती जो मूवमेंट है वो एपी कम्प्लेक्शंस शो करते हैं। इस ग्लाइडिंग या फ्लेक्सिंग को हम इसकी चीज़ के साथ भी मैच कर सकते हैं कि फ़िशेस जो मूव करती हैं पानी के अंदर, स्विम करती हैं पानी के अंदर हरकत करती हैं, उन फिशेस की मूवमेंट से मिलती जुलती मूवमेंट है ये फ्लेक्सिंग मूवमेंट या फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर प्रोडक्शन। एट सम स्टेज इन देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी में या ज़िंदगी के कुछ स्टेजेस पर दे डिवेलप स्पोर, ये स्पोर डिवेलप करते हैं। स्पोर क्या चीज़ है? अ स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट्स, स्पेसिफिक स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें इन्फेक्शन काज करने की वजह है, और ये इन्फेक्टिव एजेंट्स जो है ये नेक्स्ट होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि एक तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी स्टेजेस, अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पर, और उन स्पोर्स को फिर क्या है नेक्स्ट होस्ट में अपने आप को मुंतकिल करने के लिए या फिर नेक्स्ट होस्ट में मुंतकिल होने के लिए इन स्पोर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है होस्ट। मैनी एपी कम्प्लेक्शंस रिक्वायर मोर देन वन होस्ट, यानी ज़्यादातर एपी कम्प्लेक्शंस जो हैं उनको एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है। किस लिए ज़्यादा होस्ट चाहिए? टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए क्या है, एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम एपी कम्प्लेक्शन से ही बिलोंग करने वाली एक मिसाल प्लाज्मोडियम, इसकी बात करें तो ये मलेरिया की वजह बनता है। इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक मॉस्किटो, दूसरे नंबर पे इंसान। तो एक से ज़्यादा होस्ट यहाँ पे इसको रिक्वायर हैं। और ऐसे ही मुख्तलिफ एपी कम्प्लेक्शंस, उनको मोर देन वन होस्ट रिक्वायर होता है अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल करने के लिए। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम काजेज़ मलेरिया
इंपॉर्टेंट MCQs है, पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि ये मलेरिया की वजह बनते हैं। एपी कम्प्लेक्सन की मिसाल प्लाज्मोडियम है, पहला MCQs, और फिर दूसरा MCQs कि मलेरिया किसकी वजह से है, तो प्लाज्मोडियम होगा, ये दूसरा MCQs बनेगा। 12 प्लाज्मोडियम विच इज एग्जांपल ऑफ एपी कम्प्लेक्सन, इट काजेज मलेरिया, इट एंटर्स ह्यूमन ब्लड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इंसानी जिस्म में ये जो प्लाज्मोडियम है ये किसके ज़रिए मुंतकिल होता है, जब इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इंसानी जिस्म को बाइट करेगी, इंसान को काटेगी, तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम इंसानी जिस्म में मुंतकिल होगा। इसी लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझेंगे और फिर वापस आएंगे, इसकी थ्योरी को रीड करेंगे। होता क्या है, जब भी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी एक इंसान को, एक हेल्दी ह्यूमन को, तो क्या होगा, इन्फेक्टेड से मुराद इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो या एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो से मुराद ऐसी मॉस्किटो जिसकी बॉडी में क्या है, जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद है। और फीमेल यहाँ पे ही क्यों बाइट करेगी, फीमेल को एक्चुअली क्या है, अपने एग्स मैच्योर करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, और वो ब्लड लेने के लिए ये बाइट करेगी ह्यूमंस को। अच्छा, जब भी फीमेल बाइट करती है ह्यूमन बॉडी को, तो इस बाइट के दौरान क्या है, अपना कुछ सलाइवा बॉडी में एंटर करेगी, और इस सलाइवे का क्या काम होता है, ये एंटी कोएगुलेंट होता है, ये खून को जमने से रोकता है। खून नहीं जमेगा तो इजीली क्या है, ये ब्लड सक कर सकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये सलाइवा सलाइवा जब ये एंटर करती है, रिलीज करती है ब्लड में, तो उस सलाइवा के साथ, क्योंकि ये इन्फेक्टेड भी है, तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा, और ह्यूमन बॉडी में भी कहाँ पे, ब्लड में। जब ये ब्लड में एंटर होता है तो इस कंडीशन में ये स्पोर्स की फॉर्म में होता है, और इसको हम नाम देते हैं स्पोरोजोइट। यानी प्लाज्मोडियम स्पोर्स की फॉर्म में, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्लड में आता है। ब्लड में आने पर ये क्या है, सीधा लीवर में जाता है, लीवर सेल्स के अंदर जाता है। स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हुए ये डिवाइड होके क्या है, मखसूस छोटे सेल्स बनाता है, जिनको नाम देते हैं मीरोजोइट्स। यानी यूँ कह सकते हैं दीज आर आल्सो स्पोर्स, मीरोजोइट भी स्पोर्स हैं, लेकिन ये स्पोर कहाँ से बने, इनकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट लीवर में जाके स्पेसिफिक डेवलपमेंटल चेंजेस से गुजरते हुए लार्ज नंबर ऑफ मीरोजोइट की फॉर्मेशन करेंगे। ये मीरोजोइट जब तादाद में ज़्यादा होते हैं तो क्या है, लिवर सेल बर्स्ट करेगा, और ये मीरोजोइट जब वो रिलीज होके ब्लड में आएंगे। ब्लड में आने का मकसद क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने क्या है, एक्चुअली आरबीसीज को इन्फेक्ट करना है। सो मीरोजोइट जब ब्लड में आएंगे तो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी की बॉडी में, आरबीसीज में इंटर होके यहाँ पे डेवलपमेंटल चेंजेस के प्रोसेस से गुजरते हुए क्या है, ये डेवलप होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, और अपनी ज़्यादा तादाद पैदा करेंगी आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जब इनकी ज़्यादा तादाद होने की वजह से क्या है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये फटेंगे। फटने से क्या है, उस एक मीरोजोइट से बहुत ज़्यादा तादाद में मज़ीद मीरोजोइट पैदा होंगे। ये मीरोजोइट फिर से आरबीसीज पर जाएंगे, फिर से, क्योंकि तादाद आहिस्ता आहिस्ता मीरोजोइट की बढ़ रही है, इसीलिए क्या होगा, हर साइक्लिक एक्टिविटी के बाद जो आरबीसीज की तादाद है, उनके फटने की और उनके इन्फेक्ट होने की जो तादाद है, वो बढ़ती चली जाएगी। एक वक्त आता है कि लाखों की तादाद में आरबीसीज जो है वो एक ही वक्त में ना सिर्फ इन्फेक्ट होते हैं, बल्कि क्या है, वो बर्स्ट भी करते हैं। और इस बर्स्टिंग, जब ये लाखों की तादाद में इकट्ठे साइमल्टेनियसली इकट्ठे जो है वो आरबीसीज बर्स्ट करते हैं, तो ये वो कंडीशन होती है मलेरिया की, जब क्या है, इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। अलामात क्या हैं, तेज़ सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी का लगना, बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होना, जिसको चिल कहा गया। और चिल के बाद यानी सर्दी के साथ साथ क्या है, बहुत तेज़ बुखार होता है, और तेज़ बुखार की वजह साइंटिस्ट के मुताबिक मीरोजोइट जो टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो इस तेज़ बुखार की वजह बनते हैं। तेज़ बुखार होगा, और हत्ता कि ये भी कहा गया है कि ये टॉक्सिक केमिकल्स अगर बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं तो उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, इवन डेथ की भी वजह बन सकते हैं। बहरहाल, एक ही वक्त में जब हज़ारों और लाखों की तादाद में आरबीसीज बर्स्ट करते हैं, फटते हैं, तो उस सूरत में मलेरिया की जो अलामात है वो ज़ाहिर होती हैं। ये तो साइक्लिक एक्टिविटी यहाँ पे बार बार रिपीट होती रहती है, जब तक कि इनको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक कि इनको ट्रीट नहीं किया जाता।
दूसरी तरफ क्या है, कुछ मीरोजाइट इस साइक्लिक एक्टिविटी को लीव करते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होके वो क्या है स्पेसिफिक सेल्स में चेंज हो जाते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, जिनको नाम दिया जाता है गैमीटोसाइट्स। मीरोजॉइट बाकी तो अपना यही साइक्लिक एक्टिविटी कैरी ऑन रखेंगे, लेकिन कुछ अलग हो जाएंगे और वो क्या है गैमीटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। गैमीटोसाइट अपनी डेवलपमेंट को जारी रखते हुए क्या है ब्लड में ही रहते हुए डेवलपमेंट जारी रखेंगे, उसी आरबीसीज में मौजूद रहेंगे, और क्या है एक वक्त आएगा कि उनकी डेवलपमेंट भी चल रही होगी, उधर दूसरी तरफ एक और फीमेल मॉस्किटो आती है एनाफिलीज, जिसको ब्लड रिक्वायर है, वो यहाँ से बाइट करके ब्लड सक करेगी। ये आरबीसीज जिनके अंदर गैमीटोसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे थे, ये आरबीसीज भी क्या है इस एनाफिलीज की बॉडी में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फीमेल यहाँ से आरबीसीज ब्लड और ये गैमीटोसाइट लेके फ्लाई करेगी, उड़ेगी। जो गैमीटोसाइट से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आरबीसीज को ये डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करेगी, और वो गैमीटोसाइट ऐसा ऐसा चेंज हो जाएंगे स्पर्म और एग के अंदर। जब ये मॉस्किटो उड़ेगी और उड़ के इसने नेक्स्ट ह्यूमन तक जाना है ताकि इसको मजीद ब्लड मिल सके, तो इस उड़ान के दौरान इस वक्त के दौरान क्या है, ये जो स्पर्म और एग हैं इनके अंदर मजीद चेंजेस आएंगी। वो क्या चेंजेस आएंगी, स्पर्म और एग जो है वो मिलेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है ये आगे डेवलप होगा मखसूस सेल के अंदर, मखसूस स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको नाम दिया जाता है oocyst। oocyst जो है वो मखसूस सेल हैं, माइटोटिकली डिवाइड होंगे, मल्टीपल स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे oocyst, और ये जो मल्टीपल स्मॉल स्ट्रक्चर oocyst के अंदर बनते हैं इनको नाम दिया जाता है स्पोरोजाइट। यानी oocyst जो है वो आगे ढेर सारी तादाद में स्पोरोजाइट की फॉर्मेशन करेंगे। अभी मॉस्किटो जो है वो नेक्स्ट ह्यूमन तक नहीं पहुंचा कि उससे पहले क्या है इसमें स्पोरोजाइट दोबारा से तैयार होके क्या है सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंच चुके हैं। अब ये मॉस्किटो नेक्स्ट ह्यूमन तक पहुंचेगी, इसको बाइट करेगी, सलाइवा इंजेक्ट करेगी, तो क्या होगा स्पोरोजाइट जो कि नए तैयार हो चुके हैं वो इस सलाइवा के जरिए बॉडी में जाएंगे, इस ब्लड को जमने से रोकेंगे, फीमेल ब्लड सक करेगी, साथ ही साथ क्या है यहाँ से स्पोरोजाइट दोबारा से नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एंटर होके दोबारा से साइक्लिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह स्पोरोजाइट एंटर होंगे, दोबारा से वही साइक्लिक एक्टिविटी रिपीट होगी, इसी में मीरोजाइट की भी फॉर्मेशन होगी, गैमीटोसाइट्स भी बनेंगे, गैमीटोसाइट्स डिफरेंशिएट होकर स्पर्म और एग की फॉर्मेशन करेंगे, वो जाइगोट में चेंज होगा, जाइगोट oocyte से चेंज होते हुए क्या है दोबारा से स्पोरोजाइट बनाएगा और दोबारा से साइक्लिक एक्टिविटी कैरी ऑन रहेगी, मुकम्मल होगी। तो इस तरह दो होस्ट हैं मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग, जिनकी सूरत में जिनको यूटिलाइज करते हुए प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो यही साइक्लिक एक्टिविटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब फीमेल मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर लीवर सेल, ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद वो क्या है पहले लीवर सेल में जाएगा, देन आरबीसीज, और फिर वो आरबीसीज में जाएगा एंड मल्टीप्लाई, वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। आरबीसीज में जाके इसने क्या है मल्टीप्लाई होना और ढेर सारे मीरोजाइट्स की फॉर्मेशन करनी है। इन्फेक्टेड आरबीसीज बर्स्ट, जो इन्फेक्टेड आरबीसीज होंगे वो बर्स्ट करेंगे, वो फटेंगे, उनमें से मीरोजाइट वो जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हुए थे वो रिलीज होंगे एंड रिलीज मैनी पैरासिटिक सेल्स आर मीरोजाइट। जब इन्फेक्टेड आरबीसीज जो है वो बर्स्ट करेंगे तो बहुत सारे पैरासाइट या पैरासिटिक सेल या मीरोजाइट रिलीज होंगे। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज, वो जो ज़्यादा तादाद में पैरासाइट रिलीज हुए थे वो नेक्स्ट न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, और इस इन्फेक्शन के नतीजे में क्या होगा ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। पैरासिटिक सेल या मीरोजाइट प्रोड्यूस होते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्ट होने वाले आरबीसीज की तादाद भी साथ साथ बढ़ती रहेगी। दी साइमल्टेनियस का मतलब होता है यकदम एक ही वक्त में, साइमल्टेनियस बर्स्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ आरबीसी, एक ही वक्त में हजारों और लाखों की तादाद में आरबीसीज जब बर्स्ट करेंगे दे काज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो उस सूरत में क्या होगा मलेरिया की अलामात जाहिर होंगी। यानी जब हजारों और लाखों की तादाद में आरबीसीज पैरासाइट की वजह से इन्फेक्टेड होने की वजह से बर्स्ट करेंगे तो मलेरिया की अलामात जाहिर होंगी।
मलेरिया की अलामात क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप रेडी करेंगे, साथ ही साथ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होगा कि मलेरिया की अलामात जब जाहिर होती हैं तो उनमें क्या होता है, चिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, फॉलोड बाय हाई फीवर, और सर्दी लगने के बाद क्या है, सख्त बुखार होता है। काज्ड बाय, ये जो बुखार है टॉक्सिक सब्सटेंस, सर्दी लगेगी, सर्दी के बाद सख्त बुखार होगा, और ये बुखार किसकी वजह से होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज, जो कि मीरोजाइट या उन स्पोर्स ने रिलीज किए थे, उन स्पोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुए थे। एंड अफेक्ट अदर बॉडी ऑर्गन, यानी क्या होगा, सर्दी भी लगेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा उसके बाद, और बुखार क्यों हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस मीरोजाइट्स वगैरह की वजह से, स्पोर्स की वजह से आए थे। ये स्पोर ना सिर्फ बुखार की वजह बनेंगे बल्कि साथ ही साथ क्या है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है प्लाज्मोडियम का। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, और बहुत सारे MCQs भी इस टॉपिक से बनते हैं। होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।